नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज यूक्रेन वॉर पे एक और सरल और सीधी बात करेंगे। सीधी सिंपल बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि कमरे वाला उदाहरण फिर ले आऊं। अगर आप बोर हो गए हो तो किसी नए उदाहरण से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत काम की बात बताऊंगा जो मेरे और आपके काम की है, जो हम सबके समझने की है और जो हमको बताती है कि इस युद्ध से क्या सबक लेना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, उस कहावत पे जाऊंगा, बंदर बांट की कहानी सुनाऊंगा और जो यूक्रेन में हो रहा है हमारी आंखों से दिख रहा है उसका मतलब समझाऊंगा। किसने बम गिरा दिए, किसने गोली चला दी, किसने क्या बयान दे दिया, बाइट दे दिया, ऐसा अखबारों में छप रहा है, चैनल्स पे आ रहा है। हम आपको एनालिसिस देंगे, बातों का निचोड़ देंगे, फिर आप जो भी खबर पढ़ोगे ना सब समझ में आती जाएगी। इस चैनल को सपोर्ट करें, जितना दे सकते हैं उतना दान दें, अनुदान दें। हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, एक बारकोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, अभी हाजिर हुआ, जाने का नहीं, बस थोड़ा इंतज़ार। भाई, कहानी ये चल रही है कि जैसे स्टेडियम होता है, उसमें मैच होता है और एक होता है कमेंटेटर। तो अगर आपका मैच चल रहा है किसी टीम के साथ में और उस टीम का खिलाड़ी जाके कमेंट्री बॉक्स में बैठ जाए और बार बार कमेंट्री सुनाए तो क्या होगा? वही होगा जो यूक्रेन में हो रहा है। रूस घुस गया है, 3-4 तरफ से घेर लिया है और बम फेंक रहा है कभी कहीं पे। इनके सारे बारूद के जो गोदाम वोदाम उड़ा दिया, इनके 40 सैनिक मार डाले, कई नागरिक मर गए और यूक्रेन वाला जो है ना वो वहाँ से बैठ के कमेंट्री कर रहा है, भाइयों और बहनों, रूस वालों बगावत कर दो अपनी सरकार के खिलाफ। फिर चुप बैठ जाता है, फिर कहता है मैंने 6 गिरा दिए, फिर रूस कहता है नहीं गिराए। यही सब चल रहा है। यूक्रेन लड़ नहीं रहा है, लड़ाई पर टिप्पणियाँ कर रहा है। क्या इस तरह से किसी देश की रक्षा की जा सकती है? इन सारी टिप्पणियों के बीच में हम सबके लिए सीखने वाली बहुत बड़ी बात है। आपको एक पुरानी कहावत याद होगी, बचपन में पढ़ी होगी, बंदर बांट शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो वहीं से निकला है। एक बार एक रोटी का टुकड़ा 2 बिल्लियों को मिल गया और आपस में झगड़ने लगी और उनको समझ नहीं आया क्या करें, तो फिर वो बंदर के पास चली गई कि भाई साहब ज़रा बता दो कि ये जो है रोटी हमारी आधी आधी बंटवा दो। तो बंदर एक तराजू लाया, एक तराजू, जिस तराजू में थोड़ा ज़्यादा होता था उसमें से रोटी तोड़ के खा जाता था और वो हल्की हो जाती थी, फिर दूसरी में से तोड़ के खा जाता था, फिर वो हल्की हो जाती थी और सारी रोटी खा गया। बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। जो यहाँ हो रहा है वो वही हो रहा है। झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? दोबारा चलते हैं वापस। एक छोटी सी बात थी कि भैया वो गंदे बच्चे, उनसे तुम दोस्ती नहीं करोगे, तुम हमारे पड़ोसी हो, हमारे दोस्त हो, इसलिए हमारे साथ रहोगे। वो बवाली हैं, गंदे हैं, वो लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और तुम उनको अपने घर में घुसाना शुरू कर दोगे, बगल वाले घर में जिसमें अपनी तरफ के किराएदार रहते हैं। तो भैया हमारे घर में बहन बेटियाँ रहती हैं, हमको बहुत संकट है, इसलिए इस लुच्चे लफंगे से आप दूरी रखो, आपको हमारे पड़ोस में रहना है। तो यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। अब वो जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हम किसी को भी अपने घर में बुलाएं, हमारा घर है, आपको इससे क्या मतलब? ये था झगड़ा। यूक्रेन कह रहा है कि नाटो जो है उसके हम मेंबर बनेंगे, हम नाटो के साथ जाएंगे, आपको क्या तकलीफ़ है? और ये कह रहा है कि भैया आप नाटो के साथ चले जाओगे तो आपके पास में नाटो देशों की, अमेरिका की मिसाइल्स ठीक मेरे बॉर्डर पे लाके खड़ी कर दोगे और मुझे संकट खड़ा करोगे। तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि भैया यूक्रेन बाबू जो हैं वो क्या अपने पड़ोसी के भरोसे उसकी दया पर अपने आप को छोड़ दें? कल के दिन फिर रूस ने हमला कर दिया तो कोई तो रक्षा करने के लिए होना चाहिए, इसलिए तो वो नाटो के पास गया। तो इसमें भी एक इतिहास है। दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे। दुनियादारी के कहने पर यूक्रेन ने उनको नष्ट कर दिया और उनको रूस ने आश्वासन दिया कि मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा।
बड़े भाई की तरह रहूँगा, तुम्हारे घर में रात को 12 बजे भी चोर आएगा मैं रक्षा करूँगा, तुम्हारे घर में घुसेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि धीरे से खेल किया, एक आंदोलन खड़ा कराया, और उस आंदोलन के जरिए व्लादिमीर साहब जो आजकल हैं, इनको वहाँ का लीडर बनवा दिया यूक्रेन का, और उसके बाद उनके ज़रिए नाटो में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। अब आप कहोगे कि साहब जैसे कोई आदमी बीजेपी में रहे या कांग्रेस पार्टी में रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो नाटो के साथ जाए किसी के साथ जाए, इससे दूसरे को क्या मतलब है। दूसरे को मतलब ये है कि जब रूस का विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो उस विघटन के बाद रूस को आश्वासन दिया था नाटो ने कि अब हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, तो हम आपका ख्याल रखेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी रक्षा सुनिश्चित करेंगे और आपके खिलाफ अपने एक्शन को माइल्ड कर देंगे। ये रूस को आश्वासन दिया। और उसके बाद में उसको क्या करना चाहिए था, चूँकि इन्होंने भी अपना दोस्तों का एक गैंग बनाया था, वार्सा ट्रीटी के नाम पे, उन्होंने नाटो के नाम पे बनाया था। तो जब ध्रुवीकरण नहीं रहा तो धीरे धीरे नाटो खत्म हो जाना चाहिए था ना, उन्होंने तो अपना वार्सा वाला ख़त्म कर दिया। लेकिन ये नाटो सिर्फ इन्होंने रखा ही नहीं, ये नाटो को बढ़ाते गए और अब 30 देशों तक पहुंच गए, आधे भी देश नहीं थे इसके। और पहुंचना ही नहीं, इन्होंने जो यूएसएसआर से निकले हुए छोटे छोटे देश थे, रूस के आसपास के देश, उनको भी नाटो का मेंबर बना लिया और वहाँ पे भी अपने हथियार पहुँचा दिए। इस पर रूस ने ऐतराज़ किया। अब आप समझ गए होंगे कि पचड़ा क्या है। अब बात यह है कि जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, झगड़ा कहाँ हुआ, वो दो राज्य जो है, जो नए नए राज्य जिनको मान्यता दे दी है रूस ने कि हाँ भाई ये देश हो गए घोषित देश, वो जो पड़ोसी के मकान के 2 कमरे जिनमें हमारी तरफ के किराएदार रहते थे, उनको कह दिया ये स्वतंत्र हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि रूस जाके उन कमरों में घुस गया, उन कमरों से ही वहाँ ऊपर पत्थर फेंक रहा है उनके घर में ऊपर, और उधर से वो उन कमरों में पत्थर फेंक रहे हैं। तो जो भी लड़ाई हो रही है, यूक्रेन को थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। नाटो के चक्कर में तू लड़ा, नाटो ने इसको क्या दिया है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जो भी लड़ाई झगड़ा होना चाहिए वो उसी की ज़मीन पे हो रहा है। ये 2 देश, ये भी यूक्रेन में थे, रूस वहाँ खड़े होकर लड़ रहा है, ये अपनी ही धरती पे या वहीं के देशों पे बम गिरा रहा है। हालांकि ये इसको कभी अपना मानता नहीं था। जब कोविड-19 आया तो वहाँ पे वैक्सीन तक नहीं पहुँचाई थी इसने, ये भेदभाव बरतता था और उसको हमेशा उन दोनों धरतियों को रूस से ही मदद मिलती थी। जो भी है, धरती तो तुम अपनी बताते हो। तो अब रूस की धरती सुरक्षित है। यूक्रेन मास्को पे बम नहीं गिरा रहा है। यूक्रेन बम कहाँ गिरा रहा है, वो सेना जो रूस के अंदर इन दोनों जगहों पे घुसी हुई हैं। रूस कहाँ बम गिरा रहा है, वो भी यूक्रेन के अंदर गिरा रहा है, उन्हीं की राजधानी पे, कीव पे। तो घमासान कहाँ मचा हुआ है, यूक्रेन में मचा हुआ है। उसके कारण नुकसान किसको हो रहा है, यूक्रेन को हो रहा है। यूक्रेन ने जिन हेकड़ गुंडों दादा भाइयों से दोस्ती की थी और कहा था ये मेरा साथ देंगे, यानी नाटो जी, वो गायब हैं। और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि भाई साहब हम कोई मिलिट्री मदद नहीं करेंगे, आपकी तरफ से लड़ने नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होंगे। और अभी तक लगातार 10 बार इतनी तारीख को होगा हमला, इतनी तारीख को रूस हमला कर देगा, माहौल बना रहे थे। और यूक्रेन वाला कहता साफ साफ बताओ कब हमला होगा और रणनीति बनाओ मेरे साथ बैठ के। तो उसको कह रहे हैं सैंक्शन लगाएंगे। अब वो यूक्रेन वाला कह रहा है कि भाई साहब यहाँ आ जाओ ना यार, हम पिट रहे हैं, तुम कह रहे हो कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो इससे बिजनेस बंद कर देंगे, तुम पिटते हो तो पिटो, हमने तुमको बचाने का ठेका नहीं लिया। अब इस पूरे माहौल के बीच में देखिए कितना सिंपल करके बता रहा हूँ मैं आपको कि सैंक्शन लगाएगा अमेरिका, और यूक्रेन जानता है कि इनके सैंक्शन लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि रूस पे जन्म जिंदगी से सैंक्शन ही चलते रहे हैं। और सैंक्शन सहते 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 रूस हो गया है आत्मनिर्भर। अब उसके ऊपर सैंक्शन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो दूसरों को अगर सब माल रसद नहीं देगा, तो मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, गैस का ही संकट हो जाएगा, खाना कहाँ बनाएंगे, घर कैसे गर्म करेंगे, क्या करेंगे। और इस पूरे माहौल के बीच में चीन ने भी अमेरिका को आंख दिखा दी है। अमेरिका बार बार बोल रहा है ना, आक्रमण किया है, आक्रमण करा है, दूसरे की धरती पे संप्रभुता पे आक्रमण किया है। तो चीन ने कहा तुम क्या किए थे भाई इराक में, तुमने अफ़गानिस्तान में क्या किया था, तुमने भी तो अफ़गानिस्तान में आक्रमण किया था। और अमेरिका का इतिहास है, ये लोगों को कहता है कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घुस जाता है वहाँ पे
और किसी का साथ नहीं देता है, किसी का साथ नहीं। अफ़गानिस्तान में कहा कि मैं सारे उनकी छुट्टी कर दूंगा आतंकवादियों की, आतंकवादियों को ही सत्ता की चाबी सौंप के आया वहाँ पे, समझौता करके। 1 साल पहले से समझौता हो रहा था उसका, और पूरा समझौता करके अच्छे से चाबी सौंप के आतंकवादियों को अफ़गानिस्तान का राजपाट दे के फिर वहाँ से गया है, जिन आतंकवादियों को उखाड़ने के लिए रूस घुसा था, माफ़ कीजिएगा अमेरिका घुसा था। ये वो अमेरिका है। अभी क्या हो रहा है, जो आसपास के देश हैं ना, वो अपने बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं हवाई जहाज़ की। रूस इधर नहीं आना चाहिए बस, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब देखो सुई कहाँ अटकी हुई है, कितनी छोटा, इतना छोटा सा इसका हल है, नन्हा सा, लेकिन उस हल को निकाल नहीं सकते, क्योंकि सब जगह अपनी जगहों पे अमेरिका पिट्ठू बना देता है, अपने पिट्ठुओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाता है देशों में। और ये जो पिट्ठू है, ये पिट्ठू अगर एक लाइन का बयान दे दे तो अपने देश को बचा लेगा, और वो एक लाइन का बयान ये है कि ठीक है हम नाटो में नहीं जाने वाले हैं, ख़त्म करिए मामले को, झगड़ा ख़त्म, वापस जाइए आप, समस्या ख़त्म हो जाएगी। रूस तो पहले से ही इसकी सुरक्षा की बात कर रहा है, रूस की सुरक्षा करता रहा है। रूस ने हमेशा ये कहा कि हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, तुम दुश्मन को लाके मत बिठाओ। और अमेरिका को भी अगर शांति करानी तो इतना ही बोलते, ठीक है भैया हम नाटो में इसको भर्ती नहीं करेंगे, इसको नहीं लेंगे अपनी पार्टी में। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो नाटो में नहीं जाएगा तो असुरक्षित हो जाएगा। लेकिन ये बदमाशी अमेरिका की यूरोपियन देशों के बहाने खुड़पेच करता रहता है, रूस को घेरने की कोशिश, उसका ये नतीजा है। अब अगर 2 मिनट के लिए आप मान भी लें कि यूक्रेन को बचाने के लिए रूस अपनी सेना वहाँ घुसा देगा, नाटो देश घुसा देंगे, हालांकि जर्मनी, फ्रांस, सबकी अलग अलग राय है, भले ही सख्ती कर रहे हैं, लेकिन वो युद्ध में कूदना नहीं चाहते हैं जो पड़ोस के आसपास के देश हैं। तो अब अगर घुसा भी देंगे आप तो क्या होगा, यूक्रेन की धरती पे युद्ध होगा। आधे यूक्रेन पे अमेरिका की फ़ौजें कब्जा कर लेंगे, आधे यूक्रेन पे रूस की कब्जा कर लेंगे। और बड़ी संख्या में रूस समर्थक आज भी वहाँ पे हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक और दूसरी तरह के एसोसिएशंस हैं, भाषाई एसोसिएशन हैं। आज भी लोग वहाँ पे जब युद्ध चल रहा है तो रूस के झंडे फहरा रहे हैं, वो चाहते हैं रूस के साथ शामिल हो जाए यूक्रेन। तो ये पूरा जो माहौल बन रहा है, इसमें एक छोटी सी एक लाइन की चीज़ है कि ठीक है हम नाटो में नहीं जाएंगे, समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्या ख़त्म होगी तो अमेरिका को मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए अमेरिका इस समस्या को उलझाए रखना चाहता है, और दोनों ही कंडीशन में यूक्रेन की बर्बादी है। अब ये तो हुई बातें बड़ों बड़ों की, राजाओं की, यूक्रेन की, रूस की। आम आदमी की सुन लो। जो आपके लिए मेरा सीधे संदेश है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर। आप सब लोग हर समय इस हवा में रहते हैं, युद्ध हो जाएगा, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, बांग्लादेश को ये कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाइयों, युद्ध में जनता को कभी कुछ नहीं मिला, जनता सब कुछ खोती है। हमने अपनी आँखों से हर युद्ध में जनता को बर्बाद होते हुए देखा है। आप किसी भी युद्ध को देख लें, रूस का युद्ध हो, अभी हाल में सीरिया में क्या हुआ आप देख लीजिए, हम फ़िलिस्तीन में देख रहे हैं फ़िलिस्तीन का क्या हाल है युद्ध के कारण, और अभी यहाँ यूक्रेन में रोज़ आंखों देखा प्रसारण। ये वीडियो गेम नहीं है, ये ज़िंदगी की हकीकत है। आप देखेंगे कि कैसे लोग रह रहे होंगे अपने घरों में, उनके ऊपर बम गिर जा रहा होगा, कैसे हमारे आपके बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, हवाई जहाज़ निकल नहीं पा रहे हैं। पढ़ने के लिए यूक्रेन गए थे, मेडिकल पढ़ाई करने के लिए। उनका क्या कसूर था, उनके माता पिता क्या कसूर था जो धरती पे भारत की रहते हैं। उन लोगों का क्या कसूर है जो इन देशों के नागरिक हैं। उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसकी जगह उनको युद्ध मिल रहा है। और युद्ध किन के कारण हो रहा है, जिद के कारण हो रहा है, शहंशाहों की। उधर पुतिन की जिद है, उधर यूक्रेन के शहंशाह की जिद है, उधर बाइडेन की जिद है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ यूक्रेन की धरती के लोग झेल रहे हैं तो आप एक तो बहुत पत्थर दिल हैं ही, लेकिन ये मत सोचिए कि वो वही झेलेंगे, आप भी झेलेंगे। दुनिया में जिन चीज़ों की किल्लत होगी वो सब आपको मेहनत से कमानी पड़ेंगी और फिर ख़रीदनी पड़ेंगी आपके अपने पैसे से। यूरोप तरसेगा गैस के लिए, 40% गैस रूस से जाती है।
घर गर्म करने को गैस नहीं होगी, खाना बनाने को गैस नहीं होगी, ये सन की शहंशाह वहाँ देने चले जाएंगे। मैं प्राणों की तो गिनती नहीं कर रहा हूँ जो जाने वाले हैं। जो गरीब आदमी का बेटा एक कोई पर्टिकुलर ग्रेड मिलती है एक सैनिक को, उसके लिए नौकरी करने के लिए सेना में जाता है। आप भले ही देशभक्ति कहें, अच्छी बात है, लेकिन आप जब नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो जीवन यापन के लिए अप्लाई करते हैं। उस बच्चे की सुरक्षा भी खतरे में है, क्योंकि हज़ारों सैनिक मारे जाएंगे। हो सकता है उसने अपनी मर्जी से ये वृत्ति चुनी हो, लेकिन ये विनाशक है। बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, बड़ी संख्या में बच्चे मारे जाएंगे, बेकसूर लोग, महिलाएं, तबाही, दुनिया बहुत पीछे पहुंच जाएगी। रसद, खाने का सामान, पीने का सामान, गेहूँ, जब तेल महंगा होगा तो आप ये मत समझिए पेट्रोल से गाड़ी चलाने वाले पे मार पड़ेगी। प्लास्टिक का हर सामान तेल से बनता है और आज 90% चीज़ें प्लास्टिक से ही बनती हैं। जो धातु का सामान बनता है उनको भी गैस के ज़रिए ही गलाया जाता है। सब कुछ महंगा हो जाएगा, यूरिया महंगा हो जाएगा, पैदावार महंगी हो जाएगी। कमाई का कहीं अता पता नहीं है, बेरोजगारी आसमान पर है। इसलिए भगवान के लिए युद्ध की कामना करना छोड़ दीजिए। ये बेहद गिरे हुए घटिया समाज के लोग होते हैं जो सत्ता नशीन होते हैं, और वो युद्ध में लोगों को लड़ाकर, उनके लिए वीडियो गेम की तरह ही युद्ध है, क्योंकि वो खुद नहीं मरते हैं। वो सिर्फ, वो अफ़गानिस्तान का जो था अब्दुल गनी भाग गया ना, झेल कौन रहा है? सिर्फ आम लोग मरते हैं और जीतता है सिर्फ शहंशाह। इसलिए कामना करिए युद्ध खत्म हो जाए, कामना करिए कि इनकी सद्बुद्धि आ जाए, ये नाटो से अपने आप को वापस खींच लें। मनुष्य की जान से कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करें। नमस्कार।